हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने समाजशास्त्र पेपर 2 का हमारा जो पार्ट बी का जो टॉपिक है, हमारा जो पार्ट बी है सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, वो स्टार्ट किया था। ठीक है। और हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी जिसमें हमने कुटुंब टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है। आज इस वीडियो में हम करेंगे परिवार। ठीक है। परिवार के बारे में हम सारे पूरा जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आप उनको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब परिवार है तो परिवार में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो उस बात पर आते हैं कि हम इसको किस तरीके से, मतलब कौन कौन से टॉपिक इसमें देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे, देखिए, रुकिए 2 मिनट, चलिए। तो परिवार में हम देखेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है। फिर परिवार के फंक्शंस, जिसको प्रकार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकार्य। क्या क्या फंक्शन है। दूसरा, ये परिवार की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत है, वह कौन कौन से है, सारे सिद्धांत देखेंगे। फिर परिवार की विशेषता क्या है। ठीक है। परिवार की विशेषता क्या है। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि परिवार के प्रकार, जिसमें हम देखेंगे एकाकी परिवार मतलब न्यूक्लियर फैमिली, और साथ ही हम देखेंगे संयुक्त परिवार। चलो, संयुक्त परिवार तो हम कुटुंब के रूप में देख चुके हैं। ठीक है। और एक और परिवार देखेंगे हम, विस्तृत परिवार। संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार और एकाकी परिवार। ठीक है। फिर उसके बाद एकाकी परिवार के लाभ देखेंगे, हानियाँ देखेंगे, और साथ में हम देखेंगे एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर, डिफरेंस। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए अपना वीडियो। देखिए, पहले तो परिभाषा। तो परिभाषा जो है, हम कोई भी एक परिभाषा याद कर लीजिएगा आप और उसे रट लीजिएगा। ठीक है। कोई सी भी एक या दो, मैक्स टू मैक्स दो, क्योंकि 5-6 परिभाषा आपसे याद नहीं होगी और याद रहेगी भी नहीं। ठीक है। तो आप कोई सी भी एक या दो परिभाषाएं याद कर लीजिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर है मैकाइवर और पेज, दोनों की इनके अनुसार क्या परिभाषा है। तो इनके अनुसार परिभाषा है, परिवार स्थायी यौन संबंधों पर आधारित, स्थायी यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ निकालनी है। पहला तो ये स्थायी यौन संबंध पर आधारित, दूसरा बच्चों के जनन, और तीसरा पालन पोषण की व्यवस्था, पालन पोषण की व्यवस्था। ठीक है। ये 3 की पॉइंट निकाल लीजिए, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। पहला, परिवार स्थायी यौन संबंध पर आधारित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की क्या करता है, व्यवस्था करता है। ठीक है। तो 3 की पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। स्थायी यौन संबंध, ठीक है, यौन संबंध के बाद क्या होंगे, बच्चे, तो बच्चों के जनन और तथा उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ठीक है। तो परिवार, एक और बार देख लेते हैं हम। परिवार स्थायी यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की क्या करता है, व्यवस्था करता है। ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अरस्तु ने क्या बोला है, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। जो परिवार है वो सामाजिक जीवन की क्या है, पहली पाठशाला है। ठीक है। तो ये सभी को पता है कि परिवार जो होता है वो बच्चों की पहली पाठशाला होती है। ठीक है। तो ये तो सिंपल है, आपको याद हो जाएगी। लूसी मेयर ने बोला है, परिवार का कानूनी आधार विवाह है। परिवार का कानूनी आधार क्या है, विवाह है। ठीक है। तो हमने 3 डेफिनेशन देखी है, तीनों आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए जो परिवार शब्द है, इसकी उत्पत्ति, जो परिवार शब्द को आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में परिवार को फैमिली बोलते हैं, और जो फैमिली है, फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है। किससे बना है, फैमुलस से। और फैमुलस का अर्थ होता है ऐसा समूह जिसमें माता पिता बच्चे और दास हो, ऐसा समूह जिसमें माता पिता बच्चे और दास हो। ठीक है। अब परिवार शब्द की व्याख्या देखते हैं, किसने की है। तो परिवार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या की है एल्मर ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, द सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। किसमें, द सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में। ठीक है।
यहाँ से आपको 2 मार्कर बन सकता है कि परिवार शब्द का अर्थ क्या है या परिवार शब्द किससे बना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, परिवार या विवाह की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो देखिए, अब हम विवाह या परिवार की उत्पत्ति का जो यहाँ पे सिद्धांत है वो मुख्यतः विवाह की उत्पत्ति का सिद्धांत है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है वो मुख्यतः विवाह की उत्पत्ति का सिद्धांत है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लूसी मेयर ने कहा था कि जो परिवार है वह कानूनी आधार पर विवाह है। क्या है? विवाह है। तो इसलिए हम क्या देख रहे हैं? विवाह की उत्पत्ति के सिद्धांत देख रहे हैं, क्योंकि परिवार को बनाने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? विवाह की। ठीक है, अब विवाह होगा तो पति पत्नी, क्या पति पत्नी से मिलकर परिवार बनेगा? तो बिल्कुल नहीं। परिवार बनने के लिए साथ में होनी चाहिए संतान। ठीक है, तो इन 3 व्यक्तियों से मिलकर क्या बनता है? परिवार बनता है। सिर्फ पति पत्नी हो तो परिवार नहीं बोलेंगे, सिर्फ पति पत्नी है तो वो कहलाते गृहस्थ। क्या कहलाते? गृहस्थ। पर जहाँ पर संतान है, और संतानें भी कैसी? अवैवाहिक संतान। ठीक है, अविवाहित संतानें होंगी तो ये सब मिलकर क्या बनाते? परिवार बनाते। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आप सिद्धांत देखते हैं। देखिए, पहले तो हम सिद्धांतों के नाम याद रखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत है। ठीक है, पहले तो हम ये कर लेते हैं। तो पहला सिद्धांत है हमारा शास्त्रीय सिद्धांत, दिमाग में बिठा लीजिए। पहला शास्त्रीय। ठीक है, दूसरा यौन साम्यवाद का सिद्धांत। दूसरा यौन साम्यवाद का सिद्धांत। तीसरा एकल विवाह का सिद्धांत। कौन सा? एकल विवाह का सिद्धांत। और चौथा मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। और पांचवा उद्विकासीय सिद्धांत। कौन सा? उद्विकासीय सिद्धांत। ठीक है, तो वापस से एक और बार नाम बोलेंगे हम, बिना देखे बोलेंगे आप। पहला शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, दूसरा यौन साम्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा है आपका एकल विवाह सिद्धांत। चौथा है आपका मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। ठीक है, और आपका पांचवा है उद्विकासीय सिद्धांत। ठीक है, तो क्या यही है? हाँ, तो हमने सही बोला है। ठीक है, तो आपको भी याद हो जाएगा, 2 से 3 बार आप इसे पढ़िए। चलिए, तो देखते हैं हम शास्त्रीय सिद्धांत। देखिए, शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेटो और अरस्तु ने। याद रखिए, शास्त्री प्लेटो अरस्तु। किसने? प्लेटो और अरस्तु ने। ठीक है, इसको विकसित रूप किसने दिया? तो हेनरी मैन ने। किसने दिया? हेनरी मैन ने। याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई नहीं, पर आपको प्लेटो और अरस्तु का नाम याद करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस सिद्धांत की विषय वस्तु क्या है कि ये सिद्धांत क्या बोलता है? तो ये सिद्धांत ये बोलता है कि परिवार का आदिम स्वरूप क्या था? पितृसत्तात्मक या पितृस्थानीय या पितृवंशीय था। ठीक है, कि जो आदिम काल से जो परिवार है वो कैसा था? पितृसत्तात्मक था, जैसे भारत में। ठीक है, पर जो ये मत है या जो सिद्धांत है इसको सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, तो हमको याद हो गया होगा, सिंपल सा है। पहला शास्त्रीय सिद्धांत, प्रतिपादक अरस्तु और प्लेटो, विकसित हेनरी मैन ने किया है। विषय वस्तु परिवार का आदिम स्वरूप कैसा है? पितृसत्तात्मक है, पितृस्थानीय है या पितृवंशीय है, उदाहरण भारत। और इसको सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया इस सिद्धांत को। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? तो वो क्या है? लुइस मार्गन, फ्रेजर और ब्रीफोल्ट ने। ठीक है, 2 नाम भी याद रहे तो चलेगा, लुइस मॉर्गन और फ्रेजर। ठीक है, अब इसकी विषय वस्तु थी कि समाज में प्रारंभिक स्तर पर विवाह और परिवार जैसी कोई भी संस्था विद्यमान नहीं थी। क्या बोलता है सिद्धांत? कि समाज में प्रारंभिक स्तर पर विवाह और परिवार जैसी कोई भी संस्था नहीं थी तथा कोई पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित करने के लिए क्या था? स्वतंत्र था। ठीक है, और इसी सिद्धांत को क्या बोला? यौन साम्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, परंतु इस सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया गया सार्वभौमिक रूप से। ठीक है, याद हो गया होगा, सिंपल है। नेक्स्ट, एकल विवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बेस्टर मार्क ने। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो एकल विवाह होता है वो क्या होता है? बेस्ट होता है। एकल विवाह बेस्ट होता है।
तो बेस्टर मार्क ने। इसका समर्थक किया है मेलिनोवस्की ने। याद रहा तो ठीक, नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन्होंने जो मेलिनोवस्की, इन्होंने एकल विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह बताया है। इसकी विषय वस्तु थी कि विवाह तथा परिवार का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था, पहले एकल विवाह होते थे। ऐसा किसने बताया है, इस सिद्धांत के द्वारा बताया गया है। मान्यता क्या है, पूर्णतः स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी स्थानों पर परिवार की उत्पत्ति एकल विवाह के कारण नहीं हुई है, ठीक है। हो गए तीन, मेरे हिसाब से 3 सिद्धांत आपको बहुत सिंपल लगे होंगे और याद भी हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया है ब्रीफॉल्ट ने। किसने किया है, ब्रीफॉल्ट ने। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो जब भी आप कोई फॉल्ट करोगे तो माता क्या करेगी, आपको फटकार लगाएगी, डांट लगाएगी। तो फॉल्ट करने पर माता से आपको डांट सुनना पड़ेगी। तो मात्र सत्तात्मक, बी फॉल्ट, ठीक है। आप आपके हिसाब से भी कोई भी ट्रिक बनाकर इसे याद रख सकते हैं। विषय वस्तु क्या है, परिवार का आदिम और प्रारंभिक रूप कैसा था, तो ये सिद्धांत बोलता है मात्र सत्तात्मक था। कैसा था, मात्र सत्तात्मक। शास्त्रीय सिद्धांत क्या बोलता है, पितृसत्तात्मक था, ठीक है। फिर इसके बाद यौन साम्यवाद का सिद्धांत क्या बोलता है कि पहले परिवार और विवाह नामक कोई भी संस्था नहीं थी, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र था, ठीक है। फिर इसके बाद एकल विवाह वाला आया जो कहता है कि परिवार की उत्पत्ति एकल विवाह से हुई है, ठीक है। अब आया हमारा मात्र सत्तात्मक सिद्धांत जो क्या कह रहा है कि जो परिवार का आदिम रूप कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। परंतु इसे भी क्या हुई, मान्यता प्राप्त नहीं हुई। नेक्स्ट देखते हैं उद्विकासीय सिद्धांत। उद्विकासीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है बेकोफन ने। किसने किया, बेकोफन ने। परिवार का उद्विकासीय क्रम, इसने बताया है कि परिवार एक क्रम में क्या हुआ, विकसित हुआ है। परिवार का जो एक क्रम में परिवार का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो वो क्रम क्या है, तो पहले आया यौन साम्यवाद, ठीक है। फिर आया बहुपति विवाह परिवार, फिर आया बहुपत्नी विवाही परिवार, फिर आया एक विवाही परिवार, ठीक है। ये क्रम बताया है इस सिद्धांत के तहत, ठीक है। और जो ये सिद्धांत है इसको कुछ विद्वानों द्वारा क्या किया गया है, मान्यता प्राप्त हुई है, परंतु सार्वभौमिक रूप से इसको मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे परिवार के 5 सिद्धांत, ठीक है। पूछे जा सकते हैं, ऐसा भी दिया जा सकता है कि विवाह संबंधित सिद्धांत, विवाह की उत्पत्ति संबंधित तो भी यही है, परिवार की उत्पत्ति तो वो भी यही है। नेक्स्ट देखते हैं परिवार का समाजशास्त्रीय महत्व या परिवार के कार्य। तो देखिए जो मर्डॉक है, मर्डॉक ने 250 समाज का क्या किया, अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने परिवार के 4 सार्वभौमिक कार्य बताए, ठीक है। अगर आपको 2 मार्कर में आ जाता है कि परिवार के कार्य, तो आप ये लिख सकते हैं मर्डॉक के अनुसार परिवार के प्रमुख 4 सार्वभौमिक कार्य। पहला यौन संतुष्टि, दूसरा प्रजनन, तीसरा आर्थिक कार्य, चौथा शैक्षणिक कार्य, ठीक है। पहला क्या है, यौन संतुष्टि, दूसरा प्रजनन, तीसरा आर्थिक कार्य, चौथा शैक्षणिक कार्य। हो जाएगा। चलिए तो इसके बाद देखिए परिवार का जो परिवार से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं कि परिवार जो है वो समाज रूपी भवन के कोने का पत्थर है, ठीक है। ये लाइन हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं जब 11 मार्कर का हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो। जब यह मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है, ठीक है। सामाजिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है, परिवार है। आधारभूत संस्था है जो संस्कृति के सभी स्तरों में किसी न किसी रूप में अनिवार्यतः पाई जाती है, ठीक है। तो परिवार के बारे में हम ये इंट्रोडक्शन के रूप में या कंक्लूजन के रूप में ये हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं परिवार के पक्ष। देखिए परिवार के 2 पक्ष पढ़ना है हमको, एक संरचनात्मक पक्ष, दूसरा है प्रकार्यात्मक पक्ष। प्रकार्यात्मक पक्ष मतलब फंक्शनल, ठीक है, और संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो संरचनात्मक में हम क्या देखेंगे, माता पिता और उनकी संतानें। मैंने बता दिया था कि इन तीनों से ही मिलकर क्या बनेगा, परिवार बनेगा।
ठीक है, और इनके संबंध नातेदार देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर वैवाहिक संबंध के आधार पर पति पत्नी के संबंध होंगे, रक्त संबंध के आधार पर माता पिता के अपने बच्चों से और भाई बहनों के मध्य जो संबंध होंगे उन्हें देखेंगे हम। ठीक है, फिर इसके बाद प्रकार्यात्मक पक्ष में क्या है, तो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित किए गए हैं ये फंक्शनल। कैसे, इसका उद्देश्य मतलब निश्चित उद्देश्य कौन से उद्देश्य, तो वो है पहला यौन संबंध का नियमन करना, संतानोत्पत्ति करना, बच्चों का पालन पोषण करना, शिक्षण व सामाजिकरण करना, सामाजिक आर्थिक व मानसिक संरक्षण करना। ठीक है, दो पक्ष कौन कौन से, पहला संरचनात्मक, दूसरा प्रकार्यात्मक। संरचनात्मक के अंतर्गत माता पिता तथा उनकी संतानें आती है, साथ ही साथ इसमें उनके संबंध व नातेदार का अध्ययन किया जाता है। वैवाहिक संबंध किसके मध्य, पति पत्नी के मध्य होता है, वहीं रक्त संबंध माता पिता व उनके संतानों तथा भाई बहनों के मध्य होता है। ठीक है, और प्रकारात्मक में प्रकार्यात्मक संबंधों का जो पक्ष है उसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे निर्मित किया गया है। ठीक है, वह उद्देश्य है, तो हम ये उद्देश्य बता देंगे सारे। ठीक है, नेक्स्ट परिवार की विशेषता। अब जो परिवार की विशेषता देखेंगे तो मैकाइवर और पेज के अनुसार हमने अभी परिभाषा पढ़ी थी, अब उनके अनुसार परिवार की कुछ विशेषताएं बताई है, अब वो देख लेते हैं। तो इन्होंने परिवार की विशेषताओं को दो कैटेगरी में बांटा है, एक तो सामान्य और एक है विशिष्ट। ठीक है, एक कैसे है, सामान्य विशेषता, और एक क्या है, विशिष्ट। आपको भी ऐसे ही लिखना है, भले सारी आपको विशेषताएं याद नहीं हो, परंतु आपको इधर से मिनिमम 4, इधर से 5 से 6 आपको याद करनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम विशेषताएं। चलिए तो देखते हैं हम इस विशेषता। तो देखो, सामान्य में आएगा विवाह संबंध की जो परिवार है वो परिवार विवाह संबंधों के आधार पर ही क्या होता है, निर्मित होता है। सभी जानते हैं, पहले एक पुरुष और एक स्त्री में विवाह होगा, फिर संतान उत्पत्ति होगी और फिर क्या बनेगा, उन तीनों से मिलकर परिवार बनेगा। तो ठीक है, इसमें विवाह संबंध अनिवार्य है। विवाह का स्वरूप, विवाह के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, एकल विवाह हो सकता है, बहु विवाह होता है, बहु विवाह में फिर बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, समूह विवाह हो सकता है। ठीक है, फिर वंश का नाम व्यवस्था, जो संतान होती है उसका जो नाम है वो अपने पिता के वंश के आधार पर रखा जाता है। ठीक है, जैसे किसी का नाम किसी का जो सरनेम है पिता के, किसी बच्चे का सरनेम अपने पिता के सरनेम के अनुसार लगता है, पिता का सरनेम अपने पूर्वज अपने दादा के अनुसार लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वंश परंपरा चली आती है उसी तरह क्या होता है, नाम की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और जो परिवार है उसमें एक क्या होता है, सामान्य निवास होता है, सभी लोग एक ही घर में रहते हैं, निवास करते हैं। आर्थिक व्यवस्था, जो परिवार होता है वो किसी न किसी, मतलब परिवार के सदस्य किसी न किसी आर्थिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। ठीक है, जिससे क्या किया जा सके, बच्चों का पालन पोषण किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सामान्य विशेषता। क्या लिखेंगे, पहला कि परिवार में विवाह संबंध अनिवार्य होता है, दूसरा इसमें विवाह के स्वरूप विभिन्न होते हैं, एकल विवाह, बहु विवाह के अंदर बहुपत्नी, बहुपति, समूह विवाह आदि आते हैं। बच्चों का नाम वंश के नाम के आधार पर, नाम की व्यवस्था के आधार पर रखा जाता है। एक सामान्य निवास होता है, परिवार के सदस्य आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं जिसके द्वारा बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट। विशिष्ट में क्या लिखेंगे अब हम, तो विशिष्ट में ये है कि परिवार जो है वो सार्वभौमिकता प्राप्त किए हुए, मतलब आप देखेंगे कि सार्वभौमिक मतलब कहीं भी चले जाइए आप विश्व के, आपको परिवार मिलेगा। किसी भी विश्व के किसी भी देश में, किसी भी नगर में, किसी भी कस्बे में चले जाइए, आपको परिवार देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि, साथ ही ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में भी आपको परिवार देखने को मिलेगा। ठीक है, पशुओं में भी आपको परिवार देखने को मिलेगा। भावनात्मक आधार, परिवार में क्या होता है, जो सदस्यों के मध्य क्या होता है, भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है। ठीक है, रचनात्मक प्रभाव, रचनात्मक प्रभाव कैसे, जैसे आप जानते हैं कि परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है, परिवार से ही बच्चा विभिन्न प्रकार की चीज़ें सीखता है, तो रचनात्मक प्रभाव। सदस्यों का उत्तरदायित्व परिवार में होता है। ठीक है,
जो हर एक सदस्य का दूसरे के प्रति क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। परिवार की प्रकृति स्थायी और अस्थायी होती है। जो परिवार है वो स्थायी तो होता है, परंतु इसकी प्रकृति अस्थायी भी देखी गई है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार बिखर जाता है या टूट जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, परिवार की जो प्रकृति है वो अस्थायी भी हो सकती है। सीमित आकार होता है परिवार का। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है, ठीक है। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति कहते हैं कि जो सामाजिक संरचना है वो किससे होती है, तो वो समुदाय से बनती है, ठीक है। एक समुदाय मिलकर एक समाज का निर्माण करता है, और जो समुदाय है वो किससे बनता है, परिवार से। तो इस तरीके से परिवार समाज के क्या होता है, केंद्र में होता है। विभिन्न परिवारों द्वारा समुदाय और विभिन्न समुदाय द्वारा परिवार का, समाज का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी विशिष्ट क्या विशेषता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यही समझा दी है। अब हम इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है कि विवाह संबंध, तो परिवार निर्माण स्त्री पुरुष के विवाह संबंधों से होता है, ठीक है। और फिर माता पिता संतान मिलकर परिवार का निर्माण करती है। विवाह का स्वरूप विभिन्न होते हैं, एकल, समूह, बहुपति, बहुपत्नी। वंश नाम की व्यवस्था, पिता के वंश के आधार पर भी बच्चे का नाम रखा जाता है। साथ ही साथ हम भूल गए थे, यहाँ पर ऐड कर लेना, माता कहीं किसी परिवार में मातृवंशीय व्यवस्था होती है तो वहाँ पर माता के वंश के आधार पर बच्चे का नाम रखा जाता है, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था, सभी आर्थिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, क्यों, जिससे भरण पोषण किया जा सके। एक सामान्य उनका निवास स्थान होता है, ठीक है। अब जो निवास स्थान है वो पितृस्थानीय मतलब पिता के द्वारा, या जहाँ पर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है तो मातृस्थानीय। नवस्थानीय मतलब जो नई दंपति है वो ना ही अपने पिता, जो पति है वो अपने ना ही पिता या ना लड़की के घर जाएगा, वो दोनों अलग घर ले लेंगे, ठीक है, और अलग रहने लग जाएंगे, तो वह नवस्थानीय हो जाएगा। सार्वभौमिकता कि परिवार की उत्पत्ति केवल मानव में ही नहीं अन्य प्राणियों में भी हम क्या करते देखते हैं। भावनात्मक आधार, सभी प्रेम, त्याग, सहयोग आदि की भावना होती है सदस्यों के मध्य। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व होता है। परिवार की प्रकृति अस्थायी होती है। मृत्यु, पृथक्करण, तलाक द्वारा भी अस्थायी प्रकृति देखी जा सकती है। सामाजिक संरचना की केंद्रीय स्थिति, समुदाय का निर्माण परिवार से। समुदाय, और अरस्तु ने, यहाँ पर आप इस बात को याद रखिएगा कि अरस्तु ने बोला है कि समुदाय परिवार का योग या संघ है। समुदाय क्या है, परिवार का योग या संघ है, ठीक है। तो आप ये समझ ही गए होंगे। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए तो हम देखते हैं परिवार के कार्य या परिवार के फंक्शंस, ठीक है। तो इसको प्रकार्य भी बोलेंगे, प्रकार्य मतलब फंक्शंस। देखिए तो जो हम परिवार के कार्य है वो किस किस क्षेत्र में पढ़ेंगे, मतलब किस तरीके से इसको सब पॉइंट में हम विभाजित करेंगे। तो हम आर्थिक कार्य पढ़ेंगे, प्राणी शास्त्रीय कार्य पढ़ेंगे, शारीरिक कार्य देखेंगे, राजनीतिक तथा धार्मिक कार्य देखेंगे, मनोरंजनात्मक कार्य देखेंगे और सामाजिक कार्य देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम परिवार के कार्य, जिसमें है आपका पहला कार्य प्राणी शास्त्रीय कार्य, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, तो वो होता है यौन इच्छाओं की पूर्ति पहला, दूसरा संतानोत्पत्ति, तीसरा प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, ठीक है। कैसे बनाए रखेंगे, विवाह के द्वारा संतान उत्पत्ति, संतान के द्वारा क्या होगी, प्रजाति की निरंतरता बनी रहेगी। 3 कार्य, पहला यौन इच्छाओं की पूर्ति, दूसरा संतानोत्पत्ति, तीसरा प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, ठीक है। आर्थिक कार्य क्या है, तो आर्थिक कार्य यह है कि उत्तराधिकार का निर्धारण किया जाता है परिवार के द्वारा ही संपत्ति में कि किसका उत्तराधिकार होगा। व्यवसाय में देखा होगा आपने कि जो पूर्वजों का व्यवसाय है वो उनका उत्तराधिकारी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तराधिकार का निर्धारण बड़े बेटे को दिया जाता है। उत्पादक इकाई, जो परिवार है वो उत्पादक इकाई के रूप में भी था। जब कृषि युग था, जब सभी लोग कृषि कार्य में लग जाते थे तो परिवार एक उत्पादक इकाई भी था। श्रम विभाजन, परिवार में क्या किया जाता है कि सबको आयु के आधार पर सबका श्रम विभाजित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य आर्थिक गतिविधियों में लगा रहता है, अर्थोपार्जन करता है। आय व संपत्ति का प्रबंधन किया जाता है परिवार के द्वारा, ठीक है, चाहे चल या अचल संपत्ति हो, सबका क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। तो ये क्या है, परिवार के आर्थिक कार्य। धार्मिक कार्य देखते हैं।
धार्मिक कार्य में है कि जो परिवार है, परिवार में अत्यधिक क्या होते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है। हवन कथा आदि का आयोजन किया जाता है। और जो परिवार होता है वो विशिष्ट धर्म से संबंधित उनके अपने कुल देवता होते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट धर्मानुयायी होते हैं वो, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कार्य, जो मनोवैज्ञानिक कार्य परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह प्रत्येक सदस्य को मानसिक शांति, सुरक्षा व संतुष्टि प्रदान करता है। एक दूसरे के साथ जब भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो व्यक्ति बातें शेयर करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है, अपनी क्या परेशानी है एक दूसरे से साझा करते, ठीक है, परिवार के सदस्य आपस में। फिर इसके बाद सांस्कृतिक कार्य, तो परिवार संस्कृति का संरक्षक होता है। कैसे? तो जो भी संस्कृति है जो पूर्वजों के द्वारा दी जाती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होती है, हस्तांतरित होती है। इस प्रकार से वो संस्कृति का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। आगे देखते हैं परंपरागत कार्य। तो परंपरागत कार्य में है शारीरिक रक्षा, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो परिवार का कोई भी सदस्य है, जिस भी परिवार में जन्म लेता है, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक परिवार के बाकी सदस्य उसकी किसी न किसी प्रकार से सुरक्षा करते हैं। वो बीमार पड़ जाता है तो भी उसकी देखभाल करते, ठीक है। कैसी भी परिस्थिति में क्या करते, हमारा एक जैसे भाई है तो बहन की, बहन है तो भाई की, माता पिता बच्चों की, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, शारीरिक रक्षा करते हैं, ठीक है। बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। भोजन व वस्त्र की व्यवस्था, हर परिवार में ये भी निश्चित होता है कि किस प्रकार का भोजन, जैसे ब्राह्मण शाकाहारी होते हैं, मांसाहार का सेवन नहीं करते, तो अगर ब्राह्मण परिवार है तो शाकाहारी भोजन होगा, ठीक है। तो इसकी व्यवस्था होती है हर परिवार के अपने अपने हिसाब से। स्थान व आवास की व्यवस्था होती है परिवार के सदस्य के लिए, उनका एक निश्चित स्थान या आवास होता है जहाँ पर सभी रहते हैं। फिर है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में क्या है, स्थिति या पद का निर्धारण होता है, ठीक है। सामाजिकरण परिवार महत्वपूर्ण साधन है। जो सदस्यों का सामाजिकरण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, परिवार है, ठीक है। कोई भी मनुष्य परिवार में रहता है, ठीक है, और परिवार से वह समाज का क्या बन जाता है, अंग बन जाता है, और इससे क्या होता है, उसका सामाजिकरण होता है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तियों पर, सदस्यों पर सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। राजनीतिक कार्य, तो राज्य की भांति परिवार एक राज्य की भांति भूमिका निभाता है। एक राज्य ही मान लो, जैसे यहाँ परिवार का मुखिया प्रशासक के तौर पर होता है, जो सारे नियम कानून आदि निर्धारण करता है, ठीक है। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों में कोई विवाद होते तो उसका निपटारा भी मुख्य द्वारा किया जाता है। शैक्षणिक कार्य, तो परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होती है, यहाँ वो रचनात्मक आदि चीज़ें सीखते हैं। बच्चों की शिक्षा का श्री गणेश परिवार से माना जाता है। माता पिता परिवार बच्चों के प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं, ठीक है। मनोरंजन में भी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि परिवार मनोरंजन का एक निःशुल्क केंद्र होता है। सभी यहाँ पर हंसी ठिठोली गप्पे किस्से कहानियाँ आदि एक दूसरे से साझा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए परिवार के कार्य, जो आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया आप इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं परिवार के प्रकार, ठीक है। तो प्रकार देखेंगे हम। पहला तो इसके विभिन्न आधार पर हम परिवार के प्रकार देखेंगे। पहला आधार है सदस्य संख्या के आधार पर। सदस्य संख्या के आधार पर परिवार 3 तरह का होगा। एक नाभिक परिवार, जिसमें पति पत्नी और संतान होंगी, ठीक है, और संतानें भी कैसी, अविवाहिक, ठीक है। फिर है संयुक्त परिवार, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, इस तरीके से एक बड़ा परिवार होगा। विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार से थोड़ा विस्तृत होता है ये परिवार, जिसे विस्तृत परिवार कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा सदस्य संख्या के आधार पर 3 तरह के। केंद्रीय नाभिक परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार, तीसरा विस्तृत परिवार, ठीक है। अब निवास के आधार पर तो देखिए कि जैसे पति और पत्नी, इनका विवाह हो गया, ठीक है। अगर ये जो पत्नी है वो पति के पिता के घर, जहाँ पर पति के जो पिता है वो रहते हैं, उनके साथ, मतलब पति पत्नी और साथ ही साथ जो पति के पिता वो माता है, इनके घर में रहने लग जाए, मतलब जो आमतौर पर आप देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पितृस्थानीय परिवार। क्या कहलाता है, पितृस्थानीय परिवार। पर अगर यही
पति पत्नी के माता पिता के घर जाकर रहने लगे विवाह के पश्चात, तो वो कहलाएगा आपका मातृस्थानीय परिवार। क्या कहलाएगा? मातृस्थानीय परिवार। और अगर यही पति और पत्नी विवाह के पश्चात नए घर में, ना इनके पिता माता ना इनके माता पिता, किसी अपने नए घर में निवास करने लग जाए, तो वहाँ पर कहलाएगा नवस्थानीय परिवार। ठीक है। फिर इसके बाद है मामा स्थानीय परिवार। मतलब जो पति है या पत्नी है, तो पति की माता के भाई के घर जब ये जो नवविवाहित जोड़ा रहने लग जाए, मतलब पति के मामा के घर, तो ऐसा कहलाता है मामा स्थानीय परिवार। ठीक है। फिर एक होता है द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार मतलब जहाँ पति पत्नी के दो स्थान है। पति अपने माता पिता के घर रहता है, पत्नी अपने माता पिता के घर रहती है। ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा निवास स्थान के आधार पर पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय, मामा स्थानीय परिवार, द्विस्थानीय परिवार। अब अधिकार के आधार पर देखेंगे तो अधिकार के आधार पर दो प्रकार के पितृसत्तात्मक परिवार, ठीक है, पुरुष प्रधान होगा, या मातृसत्तात्मक परिवार जहाँ महिला प्रधान। जैसे इसका उदाहरण हमारे यहाँ पर देखेंगे प्राचीन काल में तो सातवाहन वंश था। ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे परिवार के प्रकार। 3 आधार याद रखना है आपको, सदस्य संख्या के आधार पर, निवास के आधार पर, अधिकार के आधार पर। और भी आधार हो सकते हैं पर हम मुख्य रूप से 3 ही याद रखेंगे, क्योंकि हमको जितना हम प्रेजेंट कर सके हम उतना याद करेंगे। ठीक है। सब कुछ भरना ज़रूरी नहीं है, पर जो हमने लिखा है उसको हम पूरी तरीके से याद करेंगे और उसका हम अच्छे से लिख कर आएंगे। ठीक है। एक और देख लो ये वाला, विवाह के आधार पर तो एक विवाही परिवार होता है, एकल विवाही परिवार होगा, और एक होता है बहुविवाही परिवार, जैसे बहुपति वाला, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। ठीक है। अब परिवार के जो प्रकार है उसमें जो हमने पहले देखा कि सदस्य संख्या के आधार पर, तो उसमें हमने देखा था नाभिकीय परिवार या एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली इंग्लिश में बोले तो वो उसकी परिभाषा क्या है? तो इसके लिए आपको याद रखना है परिवार का अति लघु रूप होता है। ये परिवार का क्या होता है? सबसे छोटा रूप है या लघु रूप है, जो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। इसे क्या कहते हैं? एकाकी या नाभिक परिवार कहते हैं। उदाहरण आधुनिक औद्योगिक समाजों में यह परिवार हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा? तो छोटा स्वरूप है, अविवाहित बच्चे होंगे। ठीक है। विवाह के बाद बच्चे स्वयं का क्या बना लेते? नाभिक परिवार बना लेते। आधुनिक औद्योगिक समाज की महत्वपूर्ण यह विशेषता बन चुका है। भावनात्मक आधार पर सदस्यों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। परिवार के बच्चे जीवन पर रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो ये इसके लक्षण है। बताने की मुझे वापस से रिपीट करने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सिंपल है। फिर है अब एकाकी परिवार के गुण क्या होते हैं? आपके न्यूक्लियर फैमिली के गुण, तो पहला गुण होता है धन का अपव्यय ना होना, आवास की समस्या से निजात मिल जाता है, छोटे से क्षेत्र में भी 4 लोग रह सकते, पारिवारिक कलह से बचाव। ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होता है, माता पिता द्वारा बच्चों को पर्याप्त समय दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या है? इसके गुण है। दोष भी है इसके कुछ। पहला दोष ये है कि बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से ना हो पाना, सही ढंग से नहीं होता। जो वृद्ध व्यक्ति है उनका कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है। सामाजिकरण की समस्या आती है कि वो अपने में ही व्यस्त रहते हैं। व्यक्तित्व विकास का उचित तरीके से ना, जो व्यक्तित्व विकास भी उचित तरीके से यहाँ पर नहीं हो सकता। समाज के अन्य सदस्यों के साथ यह अंतर क्रिया नहीं कर पाते, अपने काम में पूरी तरीके से बिजी होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका एकाकी परिवार और उसके लक्षण, गुण और दोष। नेक्स्ट है आपका विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार से अधिक, जब संयुक्त परिवार अधिक फैल जाता है तो उसे विस्तृत परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्तृत परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार में सभी रक्त संबंधी तथा कुछ अन्य संबंधी शामिल होते हैं। ठीक है। जैसे इसका उदाहरण है दक्षिण मोजाम्बिक का बथोंगा समाज।
दक्षिण मोजाम्बिक का कौन सा? बथोंगा समाज। इसके लक्षण है कि सदस्यों की संख्या अधिक होगी, नाम से समझ में आ रहा है। इसमें रक्त संबंधी व अन्य संबंधी शामिल होंगे, ठीक है। निवास स्थान सम्मिलित अथवा अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी एक साथ रह रहे हैं, उनका निवास स्थान अलग अलग भी हो सकता है, ये हमें अलग देखने को मिला। सदस्यों का कार्य समान भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। वंश और गोत्र इनका एक होगा, एक ही पूर्वज की संतानें होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका विस्तृत परिवार, ठीक है। संयुक्त परिवार हम हमारे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। फिर से मैं बोलूँगी, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो उन्हें उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा एक प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप 10 मार्कर में तैयार कर लीजिएगा। संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में अंतर लिखिए, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप अंतर लिखिए तो इसी तरीके से लिखिएगा कि किस आधार पर आप अंतर बता रहे हो और किन के बीच आप अंतर बता रहे हो, ठीक है। तीन बॉक्स बनाने हैं और उसमें आपको अंतर लिखना है। पहला आधार है आकार। संयुक्त परिवार आकार में बड़ा होता है, एकाकी परिवार अपेक्षाकृत छोटा होता है, ठीक है। कार्य पर नियंत्रण, संयुक्त परिवार में अधिक कठोर नियंत्रण होता है, यहाँ पर कम कठोर नियंत्रण होता है, ठीक है। फिर बच्चों के व्यक्तित्व विकास में संयुक्त परिवार में कम ध्यान दिया जाता है, छोटा परिवार है तो अधिक ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। फिर है संपत्ति। संपत्ति संयुक्त परिवार में सामूहिक होती है, ठीक है, सबका सामूहिक रूप से उस पर अधिकार होता है, पर जो नाभिक परिवार होता है वो व्यक्तिगत संपत्ति होती है, ठीक है। सामाजिकरण उचित तरीके से होता है संयुक्त परिवार में, पर यहाँ पर उचित तरीके से नहीं होता। जनसंख्या, संयुक्त परिवार जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व होता है, परंतु छोटा परिवार या नाभिक परिवार नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होता है। धन व्यय संयुक्त परिवार में अधिक होता है, नाभिक परिवार में सीमित होता है। पारिवारिक कला, संयुक्त परिवार ज़्यादा लोग होंगे तो अधिक होगी कला, परंतु जो आपका नाभिक परिवार है वहाँ कम होती है। फिर नेक्स्ट प्रचलन, कब से जो संयुक्त परिवार है उसका प्रचलन आप कृषि प्रधान और ग्रामीण समाजों में देख सकते हैं मुख्यतः। वहीं नाभिक परिवार को आप मुख्यतः आधुनिक औद्योगिक तथा नगरीय समाजों में देख सकते हैं। प्राचीनता, तो ये अत्यंत प्राचीन काल से विद्यमान है कौन? संयुक्त परिवार। और जो नाभिक परिवार है उसको आप आधुनिक समाज में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में अंतर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिवार टॉपिक कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके आंसर आपको लिखना है। चलिए तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका 2 मार्कर के, पहला प्रश्न 2 मार्कर का देखिए, जिसमें आपको लिखना है एकाकी परिवार की परिभाषा। एकाकी परिवार की परिभाषा, ठीक है, 2 मार्कर का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके 2 मार्कर का, परिवार का सार्वभौमिक कार्य लिखिए। सार्वभौमिक कार्य बताइए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है परिवार की परिभाषा, ठीक है, किसी भी एक समाजशास्त्री या किसी भी एक विचारक के द्वारा आपको लिखनी है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, परिवार के पक्ष, 2 पक्ष पढ़े थे हमने, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके 2 मार्कर में, ठीक है। अब 7 मार्कर के देख लेते हैं अब हम क्वेश्चन। 7 मार्कर में आपको लिखना है परिवार की विशेषता, 7 मार्कर में लिखनी है। दूसरा, परिवार के प्रकार, ठीक है। 7 मार्कर में आप इन दोनों क्वेश्चन को लिखिएगा। फिर 10 मार्कर में आपको लिखना है परिवार के फंक्शन या परिवार के प्रकार्य या कार्य, ठीक है। दूसरा, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में अंतर, संयुक्त व एकाकी परिवार में आपको लिखना है अंतर, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो मिलते फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते
नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।